एक 24 साल की लड़की जिसके बहुत सारे सपने थे, वो पढ़ने में अच्छी थी और उसे सरकारी नौकरी पानी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वो अपने चाचा के यहाँ बेंगलुरु में रहती थी। वहाँ पर एक प्राइवेट नौकरी करती थी और साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस के लिए जा रही होती है तो एक हैवान आता है और उसके मुंह पर तेज़ाब फेंक कर चला जाता है। वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। उस तेजाब से उसके हाथ, सिर, पेट, छाती और पैर पूरी तरह से जल जाते हैं। वो हैवान जो था जिसने लड़की के ऊपर एसिड फेंका, वो उसके चाचा के घर में ही रहता था। लेकिन सवाल ये है कि जो चाचा के यहाँ रहता था उसने क्यों इस लड़की को बुरी तरह से जला दिया? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही जिस हैवान ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंका वो वहाँ से फरार होकर तमिलनाडु में जाके एक आश्रम में साधु बनकर रहने लगा। लगभग 1 महीना हो चुका था, पुलिस को के पास कोई सुराग नहीं था जिससे वो आरोपी को पकड़ सके। लेकिन फिर पुलिस को एक ऐसी लीड मिलती है जिससे वो आरोपी को पकड़ लेती है। कैसे पुलिस इस केस को पूरी तरह से सॉल्व करती है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जिस लड़की के साथ हादसा हुआ उस लड़की का नाम हम आपको बता नहीं सकते, इसलिए पीड़ित लड़की का नाम हम रिया रख रहे हैं ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। रिया जो है वो बेंगलुरु में अपने चाचा के यहाँ रहती थी। पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, सरकारी नौकरी चाहिए थी उसे, बैंक की तैयारी कर रही थी, लेकिन परिवार की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उसे प्राइवेट नौकरी भी करनी पड़ रही थी। वो बेंगलुरु में एक प्राइवेट नौकरी करती थी, शाम को आके सरकारी नौकरी की तैयारी करती और उसकी ज़िंदगी है इसमें पूरा दिन उसका निकल जाता था। इसी बीच खबर आई थी उसकी बहन की शादी तय हो गई है। पूरा परिवार में खुशियाँ थी, हर तरफ मतलब सब चीज़ नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जो वो अपने चाचा के यहाँ रहती थी, परिवार में चाचा चाची और उनके बच्चे थे। लेकिन चाचा के यहाँ एक लड़का और रहता था, नागेश। ये 27 साल का नागेश था और कपड़ों की फैक्ट्री चलाता था। ये जो है वो रिया को एक तरफा प्यार करता था, उसको पसंद करता था। रिया को कई बार प्रपोज भी कर चुका था, लेकिन रिया ने कभी ये बात अपने चाचा को नहीं बताई, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं अपने चाचा को बताऊंगी तो शायद वो मुझ पे शक ना करने लग जाए। परिवार से दूर रहती थी, इसलिए एक वजह ये भी थी कि उसने अपने चाचा को नहीं बताई है। अगर वो शायद चाचा को बताती तो शायद उसके चाचा उसके पिता के पास भेज देते। इसलिए इस बात का कभी उसने जिक्र नहीं किया कि नागेश ने मुझे प्रपोज किया है। कभी इस बात का अपनी चाचा या चाची से किसी से जिक्र नहीं किया। वो नागेश को कहती थी कि ये सही समय नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, मैं तुमको पसंद भी नहीं करती हूँ, और दूसरी बात ये जो समय है मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपना करियर बनाना है और अपने माता पिता की देखभाल करनी है। इसलिए जितनी बार भी नागेश ने रिया को प्रपोज किया, रिया ने हर बार मना कर दिया। लेकिन 27 अप्रैल 2022 को जब रिया अपने ऑफिस से आ रही होती है तो नागेश जो है रात के समय में उसको घेर लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। कहता है कि मुझसे शादी करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। रिया जो है वो किसी तरह से बचा कर वहाँ से आती है और अपने चाचा के यहाँ पहुँच जाती है। रिया पूरी तरह से डरी हुई सहमी हुई थी। इस बार जो है उसने अपने चाचा और चाची को पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि नागेश मुझे कई बार प्रपोज कर चुका है, कई बार शादी के लिए मेरे से कह चुका है, लेकिन मैंने उसको हर बार मना कर दिया है। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। उसने रास्ते में मुझे रोक लिया और शादी करने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा। ये बात सुनकर चाचा जो थे वो बहुत आग बबूला हो गए। उन्होंने जो नागेश को खरी खोटी सुनाई, उसको लताड़ा पूरे मोहल्ले के सामने और उसको कहा कि तुरंत हमारे घर से निकल जा। नागेश जो वहाँ से निकल गया, लेकिन ये बात जो थी वो उसके दिल में रह गई। उसको बेइज्जती महसूस हुई। उसको लगा कि पूरे मोहल्ले वाले के सामने मुझे घर से निकाल दिया है, और इसके चलते ही उसने 28 अप्रैल 2022 को रिया की ज़िंदगी में एक तूफान लाने का मन बना लिया। 28 अप्रैल 2022 को रिया सुबह 10 बजे करीब घर से निकलती है ऑफिस के लिए, जैसे वो डेली निकलती है। 10:30 बजे करीब वो ऑफिस की बिल्डिंग में जाती है और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची थी। अभी तक नागेश ने जो है उसके मुंह पर एसिड फेंक दिया। एसिड से जो है रिया पूरी तरह से जल चुकी थी। उसके सिर, छाती, हाथ, पीठ और पैर बुरी तरह से जल गए थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आसपास के ऑफिस के लोग तो इकट्ठे हो गए और इतने में जो नागेश है वो वहाँ से फरार हो गया था। रिया को जो है वो अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उसका इलाज हुआ। घर वालों को ये सूचना दी गई और जो रिया जो हंसती थी, खेलती थी, खिलखिलाती थी, जिसके सपने थे, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए थी, उसकी ज़िंदगी एक ही झटके में पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो टूट चुकी थी, उसके परिवार को भी कोई सहारा नहीं मिल रहा था।
अब जो है वो पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जैसे ही रिया की थोड़ी हालत सुधरती है तो पुलिस जो है रिया से बयान लेती है और पूछती है कि ये कांड किसने किया। रिया बताती है नागेश बाबू ने किया है, जो मेरे चाचा के घर में रहता था। इसके बाद ये कन्फर्म हो चुका था कि नागेश ने किया है और किस मकसद से किया है ये रिया पहले बता चुकी थी कि वो कई बार शादी के लिए उसको प्रपोज कर चुका था, लेकिन हर बार रिया ने मना कर दिया था और फिर चाचा ने भी नागेश को घर से बाहर निकाल दिया था। इसी मकसद के चलते नागेश ने रिया पर एसिड अटैक किया। अब पुलिस के पास जो है वो मकसद पता था, वारदात का ये आरोपी पता था, आरोपी का नाम पता था, सब कुछ पता था, लेकिन अब बस आरोपी को ढूंढना था। पुलिस ने पूरे बेंगलुरु में तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने जो नागेश के बड़े भाई और बहन थे उनको हिरासत में लिया और पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला क्योंकि भाई बहन ने कह दिया कि हमें पता नहीं है नागेश कहाँ है। इसके बाद पुलिस ने जो नागेश के फ़ोन की लोकेशन निकलवाई, जो लोकेशन निकली नागेश के फ़ोन की, वो बेंगलुरु और तमिलनाडु के जो बॉर्डर पर एक गांव है वहाँ पर लोकेशन निकली और उसने आखिरी बार जो फ़ोन वहीं से किया था अपने बड़े भाई को और फिर जो है फ़ोन फेंक दिया था कहीं। पुलिस उस लोकेशन में पहुंची लेकिन कहीं भी जो है वो उसका पता नहीं चला। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। पुलिस ने बहुत सारे इलाके में तलाश की लेकिन कुछ नहीं पता चला। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में पुलिस ने छानबीन करी, हर तरफ ढूंढा, लेकिन जो नागेश था उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चल रहा था? क्योंकि वो साधु बनकर बैठा था एक आश्रम में। अब कैसे पुलिस वहाँ तक पहुँची, आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल जो काफ़ी दिन हो चुके थे, परिवार का प्रेशर बन रहा था कि नागेश कहाँ है, तो पुलिस ने 4 मई को नागेश की 4 तस्वीर जो है वो आसपास के इलाके में पूरे 4 राज्यों में इनमें छपवा दी कि अगर इसने जो है वो एसिड अटैक किया है एक लड़की के ऊपर, किसी को भी कुछ पता चले तो उसको सूचना दी जाए। जब पुलिस ने सब जगह ये तस्वीर छपवाई तो 13 मई 2022 को एक आदमी आता है तिरुवन्नामलाई ज़िले से। वो अपने लोकल थाने में कहता है कि जिस आदमी की आप तलाश कर रहे हैं, जिसने लड़की को एसिड अटैक किया है, वो तिरुवन्नामलाई के एक आश्रम है, वहाँ पर साधु बनकर बैठा हुआ है और अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। ये जो लीड है वो बेंगलुरु पुलिस के पास दी जाती है। बेंगलुरु पुलिस के 2 अफसर जो है वो सादी वर्दी में उस आश्रम में जाते हैं, जो तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु का एक ज़िला है, वहाँ पर पहुँचते हैं और जब देखते हैं कि हाँ ये शायद वही है, उनको थोड़ा सा जब वे दूर से देखते हैं तो शायद इतना यकीन नहीं होता, लेकिन जब पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये नागेश ही है, जो साधु के वेश में वहाँ पर अधिकारियों के साथ घुल मिल गया है। लगभग 15-20 दिन से वहीं रह रहा है और अब एक तरह से माने तो जब उसके पास गए तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और फिर हिरासत में ले लिया। लगभग 1 घंटे तक ये पूरी मशक्क़त चली। पुलिस ने पूरा 1 महीने तक आश्रम को देखा, कहाँ है वो, कहाँ छिपा है। 1 घंटा लग गया उनको ढूंढने में आश्रम के अंदर ही। इसके बाद जब पुलिस उस नागेश को रास्ते में ला रही थी तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस ने उसको पैर में गोली मार दी और उसको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यानी 14 मई 2024 को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जिस लड़की के साथ नागेश ने एसिड अटैक किया था, जब उसको प्रपोज किया था नागेश ने, कई बार लड़की ने मना कर दिया था, जिस मकसद से नागेश ने लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और फिर अगस्त 2022 में 770 पन्ने की जो चार्जशीट दाखिल की गई थी। ये पूरा मामला था जहाँ पर एक लड़की के साथ एसिड अटैक हुआ था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया था। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।